बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जो कि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट लिया था और हमने ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यानी हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने इसके साथ साथ ये जाना था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। हमने ये जाना था कि एक खास ब्रांच है जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इनके रिएक्शंस को, इनके स्ट्रक्चर को, अगर कोई डिजीज हो रही है उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ये सारा हमने बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था, यानी बायोकेमिस्ट्री में हम इस बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, आज हम इंशाल्लाह जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हमने उसमें इसका इंट्रोडक्शन लिया था फर्स्ट लेक्चर में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल में किस तरह जरूरी है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए या उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनमें इनका बड़ा अमल दखल होता है, ये जरूरी है उनके लिए, हमने ये डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं अगर इनका अमल दखल है जिंदगी में तो ये किस तरह ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी ये किस तरह मिलकर इनके इस्तेमाल होकर किस तरह हमारी बॉडी में इनका स्ट्रक्चरल क्या रोल है, इनका फंक्शनल क्या रोल है, ये सब हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी केमिकली इनका क्या अमल दखल है सेल की फॉर्मेशन में। जाहिर बात है सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, यानी जिंदगी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो सेल में इसका क्या अमल दखल है ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कितनी टाइप है, ये इन कितनी परसेंटेज मौजूद होती है हमारे सेल के अंदर, ये सब इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिस्पांस दूंगा। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, केमिकल कंपोजिशन यानी किस तरह सेल की बनावट हुई है केमिकली, ये हमने डिस्कस करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सबसे पहले सेल का थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ। जो जो चीजें जरूरी है आज के लेक्चर में वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह हम मजीद चीजों पर चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो सेल है आप जानते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है, जिस चीज से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यह एक लाइफ बन रही है, एक लाइफ पॉसिबल है, वो क्या चीज है, वो सेल है। अब स्टूडेंट्स, ये इतनी छोटी सी चीज है, ये पूरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। सो स्टूडेंट्स, जाहिर बात है जब ये जिम्मेदार है तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जिसको करने पर जो जिंदगी है वो बन रही है, वो जिंदा रह पा रही है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सेल होता है हमने इसको पढ़ा हुआ है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इस सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, यानी सेल का जो फ्लूइड होता है, जिसको हम कह सकते हैं जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें वाटर वगैरह जो थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, जबकि इसके साथ साथ ये छोटे छोटे आपको कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यानी छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो सेल से भी छोटे हैं वो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनील्स कहते हैं, ये आप जानते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो आपको एक बड़ा ऑर्गेनील दिख रहा है, इस बड़े ऑर्गेनील को जो एक आपको ये येलो कलर का दिख रहा है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या? न्यूक्लियस कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनील है। इसके साथ साथ सेल के मजीद ऑर्गेनील होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं
माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, इसके साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, ये सब चीजें आपने स्टडी की हुई हैं। स्टूडेंट्स, जो आज चीजों की जरूरत है बस मैं वही आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अब ये जो न्यूक्लियस है ये एक ऑर्गेनील है, इसके साथ साथ ये जो साइटोप्लाज्म है यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनील जितने भी सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे, और साइटोप्लाज्म और उसके साथ साथ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनील है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का भी एक मजीद सेंटर मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गेनील्स है विद न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर जो उसका फ्लूइड प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं वो सारे, और साइटोप्लाज्म जो है, ये सारी जो चीजें हैं इन सारी चीजों को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस चीज का कॉम्बिनेशन है? साइटोप्लाज्म का, ऑर्गेनील्स का और उसके साथ साथ न्यूक्लियस का। सो स्टूडेंट, हमने अभी स्टडी कर लिया कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि इट इज ऑलरेडी established that all living organisms are structurally composed of cells and living cells contain a living matter called protoplasm। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जितने भी जानदार हैं, ये बात हमें पता है कि जितने भी जानदार हैं वो स्ट्रक्चरली बने हुए हैं सेल से, और ये जो सेल है इसके पास एक लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है, यानी जहां पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, जहां पर टॉक्सिसिटी को खत्म किया जा रहा होता है, ये इस तरह के मजीद जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो एक सेल का क्या होता है? लिविंग मैटर है, यानी जिंदा है। जब जिंदा है तो वहां पर चीजें हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर आपको जानना जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म बता दिया कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और जितने भी ऑर्गेनील्स हैं इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन सबको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये लिविंग मैटर है, यानी ये जिंदा मादा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इसी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद बताया हुआ है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका हम बिल्कुल परफेक्टली नहीं कह सकते, या परफेक्टली नहीं कह सकते कि ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखकर हमें इतना नहीं मालूम हो सकता। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं और हर सेल की तकरीबन थोड़ी बहुत केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो इसीलिए साइंसदानों ने कुछ अंदाजा लगाया हुआ है, या उनको जो मालूम हुआ कुछ अंदाजे की फॉर्म में वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बता दी गई है, उन्होंने बताया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये बता रहे हैं कि जो हमारा सेल होता है उसमें तकरीबन 70 से 90% वाटर होता है। हमने ये डिस्कस किया कि आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि केमिकल कंपोजिशन, यानी जो सेल है वो किस तरह वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बन रहा है। खास तौर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक सेल की फॉर्मेशन में क्या अमल दखल है। सो स्टूडेंट्स, अब ये बता रहे हैं कि 70 से 90% एक सेल के अंदर वाटर मौजूद होता है। अब जो उसका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी वाटर मौजूद है। इसी तरह सेल के अंदर टोटल कितनी तादाद मौजूद है वाटर की? 70 to 90% वाटर जो है वो एक सेल में मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो मुद्दा है या हमने जो बात करनी है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर बात करनी है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम वाटर को निकाल दें, यानी सेल से अगर हम वाटर को रिमूव कर दें, तो उसके अलावा, यानी जो उसके अलावा चीजें बचती हैं 10 या 30%। अगर 70% माना जाए तो 30% बचता है, 90% वाटर को माना जाए तो 10% बचता है, यानी 10 से 30% जो बाकी चीजें मौजूद हैं वो क्या चीजें हैं? वो मिलकर बनी होती हैं कार्बन से। किससे? कार्बन से। यानी वो जो चीजें होती हैं उनमें एक लॉन्ग चेन कार्बन की पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट मौजूद है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वाटर को एवेपोरेट कर दिया जाए, यानी जो सेल के अंदर पानी प्रेजेंट है उसे रिमूव कर दिया जाए या निकाल दिया जाए, द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राई वेट ऑफ सेल क्या है, तो आप बोलेंगे कि वाटर को जब रिमूव कर दिया जाता है एक सेल के अंदर से और उसके अंदर जो मजीद चीजें बाकी रहती हैं, हम उसको बोलते हैं कि ड्राई वेट ऑफ सेल। यानी ये सेल का वो वजन है, या कह सकते हैं ये सेल का वो वेट है जो कि जिसमें पानी मौजूद नहीं है। कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब ये कह रहे हैं कि वो जो ड्राई वेट है, यानी वो जो वाटर के अलावा जो चीजें प्रेजेंट है वो मिलकर बनी होती हैं कार्बन की लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल से। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास लंबी चेनें मौजूद होती हैं कार्बन की, यानी जिनके अंदर कार्बन की तादाद ज्यादा मौजूद होती है। आपने डिस्कस किया हुआ है कि जो कार्बन है ये क्या है, ये एक एटम है। सो स्टूडेंट्स, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है या बायोमोलिक्यूल जो है, इनकी कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है या बेसिक एटम्स कौन कौन से हैं जो कि मौजूद होते हैं और बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर बताया हुआ है कि कार्बन की लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, विच आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वो वाले मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक टाइप है। क्यों टाइप है? क्योंकि इनके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें दो चीजें पता चल गई। सबसे पहले हमने प्रोटोप्लाज्म को जान लिया कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का वो हिस्सा है, यानी जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जब इनको हम कलेक्टिवली बोले तो हम इनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया कि जो हमारा सेल है उस सेल के अंदर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके जहन में सवाल हो कि सर प्रोटोप्लाज्म का आपने क्यों जिक्र किया? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ये सारे प्रोटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। अब जाहिर बात है, प्रोटोप्लाज्म हमने सेल के अंदर जितनी भी चीजें थी उन सबको हमने क्या कह दिया? प्रोटोप्लाज्म कह दिया। उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म, हर चीज जो है वो सेल के अंदर चीजें यही मौजूद है, एक ऑर्गेनिल्स मौजूद है और एक साइटोप्लाज्म मौजूद है। हमने इनको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कह दिया। तो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं यानी कि वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को पढ़ा कि जो अगर हम वाटर की तादाद को रिमूव कर दें सेल के अंदर से तो मजीद जो बाकी चीजें ड्राई वेट जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर लंबी चेन्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं या कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और ये टाइप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि सो द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि बायोमोलिक्यूल से मुराद ऐसे मॉलिक्यूल्स होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ उनका ताल्लुक हो या वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार हो। और स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब ये बताया हुआ है कि हर चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनती है। जैसे कि हमने स्टडी किया हुआ है कि जो लाइफ है वो मिलकर बनी होती है बहुत सारे सेल से। जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो एक पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रहा कि यानी किस तरह सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू वगैरह, ये मैं आपको नहीं बता रहा। यानी मैं आपको अमूमन बता रहा हूं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। इसी तरह ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हमने पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं।
तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कौन कौन से एटम से मिलकर बने हैं, ये कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिफरेंट एटम्स जो होते हैं हमने उनको एक दूसरे से अलग किया हुआ है, यानी उनको उनके नाम रखे हुए हैं कि ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर जितने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस हिसाब से उनकी हमने नेमिंग की हुई है, ये आप सारे जानते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। कार्बन भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, सल्फर भी, ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स की यानी जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन कौन से एटम्स हैं जो इनकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करें या बायो मॉलिक्यूल्स को बनाएं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स बायो से मुराद लाइफ, और एलिमेंट्स आप जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी लाइफ को बना रहे हो हम उन्हें क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। अब लाइफ को बनाने का मकसद क्या है कि बायोमोलिक्यूल बनाना। जब बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे तो मजीद चीजें बनेंगी, बायोमोलिक्यूल्स ही नहीं बनेंगे तो सेल नहीं बन सकता, क्योंकि सेल जो बन रहा है वो बायोमोलिक्यूल से भी बन रहा है। सो स्टूडेंट्स बायो एलिमेंट्स, बेसिक बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, इन्होंने हमें बताया कि 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हर बायोमोलिक्यूल में तकरीबन 98% चांस है कि वो किससे मिलकर बना होता है। 98% ये बात बताई हुई है कि 98% वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से बायोमोलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। यानी उनमें 98% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये चीजें, ये एटम्स पाए जाते हैं और इन्हीं को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। So students, bioelements are the chemical elements that make up living organism and are essential for structure and vital function। यानी ये कह रहे हैं बायो एलिमेंट्स से मुराद ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए जरूरी है। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि बायो एलिमेंट्स जब तक आपस में कंबाइन नहीं होंगे, यानी बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, यानी सल्फर के जो एटम है या इसी तरह कार्बन के जो एटम है, हाइड्रोजन के जो एटम है, ये कंबाइन ही नहीं होंगे तो बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। और जब बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन ही ना हो तो सेल की भी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स इन्होंने यही बताया बायो एलिमेंट्स का, आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके बाद बताया हुआ है कि जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अमूमन उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ 4 कैटेगरी लिखी हुई है, 5वीं कैटेगरी थोड़ा सा आगे जाके हम इंशाल्लाह जब हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर 5वीं कैटेगरी भी लिखी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल्स बताए हुए हैं यानी वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको हमने क्या कहा, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार है, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सर के ऊपर से भी ये गई होगी बात जो मैंने अभी बताई, लेकिन अभी इंशाल्लाह इसको मैं क्लियर भी कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स दे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स ये किसकी बात की गई, ये यहां पर बताया हुआ है कि जो बायो एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स 98% बायोमोलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी जो बायोमोलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स को एक किस्म का कह सकते हैं कि जो उनकी बुनियादें हैं, बायोमोलिक्यूल्स की जो टाइप की बुनियादें यानी बायोमोलिक्यूल्स की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं वो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप according to variability in their structure and functions in cell and organism।
ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को या बायोमॉलिक्यूल को कुछ टर्म्स या कुछ टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि क्या कर सके कि अकॉर्डिंग टू यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका रोल है या उनका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का या उनके जो फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उसकी बिना पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ है। किसकी बिना पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ है? स्ट्रक्चर की बिना पर और फंक्शन की बिना पर जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कर रहे हैं उनकी बिना पर इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और स्टूडेंट्स ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं यानी बड़ी कैटेगरीज हैं और इसके अलावा इनके अंदर छोटी कह सकते हैं कि ये मजीद छोटी चीजों से भी मिलकर बन रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ये सारे क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे बायो एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं यानी इन सब में कार्बन मौजूद होगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर तकरीबन इन सब में मौजूद होंगे। सो स्टूडेंट्स अब ये 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्या किरदार है ये भी हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरी है प्रोटीन्स। ये सारे क्या है? ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए या उसके अंदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। तीसरे का नाम है लिपिड्स, चौथे का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स और पांचवें का नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ये जो 5 बायोमोलिक्यूल्स आपको बताए हुए हैं यानी जो 5 टाइप्स बताई हुई हैं ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स इन्हीं पर हमारा पूरा चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये सारी चीजें ही हमारे चैप्टर में मेंशन है और इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करके हमारे फर्स्ट चैप्टर में इन्हीं चीजों की डिटेल मौजूद है। आज हमने थोड़ी सी बेसिक इनकी पढ़नी है, ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि अगर इनके बारे में अगर हम ज्यादा पढ़े अभी तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। तकरीबन अगर मैं कहूं तो 6 से 7 घंटे इनके ऊपर आराम से लग जाएंगे इनको डिस्कस करने में। इसके अलावा भी मजीद बड़ी इनके ऊपर टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए जो बेसिक चीजें हैं जो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं और इंशाल्लाह एक एक करके हम इनको आगे मजीद लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अब यहां पे कह रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स देयर यूनिट्स एंड लिंकेज। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये जो 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये मजीद भी चीजों से बनी हुई होती हैं। अब इनकी जो जिस चीज से ये मिलकर बनी हुई हैं उनको यूनिट कह रहे हैं यानी इनकी इकाई जिससे ये बन रहे हैं। और लिंकेजेस यानी ये किस तरह लिंक करते हैं, वो जो चीजें होती हैं वो जो बेसिक चीजें हैं वो किस तरह लिंक करके एक बड़े बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक मिसाल से समझाऊं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह एक दीवार होती है, अब दीवार बहुत सारे ब्लॉक्स से मिलकर बनती है। अब वो जो ब्लॉक्स हैं, अब ब्लॉक्स को जो आपस में जोड़ता है, मिस्त्री जो जोड़ रहा होता है वो क्या करता है, सीमेंट की मदद से ब्लॉक्स को आपस में जोड़ रहा होता है। यानी उन दोनों फॉर एग्जांपल दो ब्लॉक्स को आपस में सीमेंट की मदद से जोड़ा जा रहा होता है, राइट। अब वो जो ब्लॉक है, दो जो मिल रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, यानी उन दोनों के दरमियान लिंक हो रहा है और वो जो चीज लिंक कर रही है, जो चीज उन दोनों को जोड़ रही है वो सीमेंट है। इसी तरह ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इन 5 कैटेगरीज में जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है ये दीवार की मानद है और इसके अंदर जो दीवार के अंदर ब्लॉक्स लगे हुए हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं वो ब्लॉक्स की मानद है और आपस में वो जो जुड़ते हैं वो किस चीज से जुड़ रहे हैं ये सारी चीजें हमें अभी मालूम हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स पहला बायोमोलिक्यूल है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट जो है जो इनको बना रही होती है उसका नाम मोनोसेकेराइड्स है। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, मजीद आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मोनो से मुराद होती है 1
और सैकराइड से मुराद है शुगर, यानी ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जो एक यानी एक यूनिट पर मुश्तमिल हो, जिसके पास सिंगल शुगर यूनिट जो होता है उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो मोनोसैकेराइड या सिंगल शुगर यूनिट जो है यही कार्बोहाइड्रेट्स की बुनियाद है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं आपस में, यानी एक शुगर का मॉलिक्यूल फिर दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल से जुड़ता है, उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इस तरह मजीद जब 3 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यानी जब 1 2 3 4 इस तरह पूरे 10 तक जाए, काउंटिंग 3 से 10 तक जाए, यानी 3 अगर शुगर के यूनिट मौजूद हो एक मॉलिक्यूल में या 4 5, उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और इसी तरह जब वो ओलिगोसैकेराइड्स यानी 10 से ज्यादा जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे होते हैं, ये शुगर के जो यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, तो वो पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं जिनमें बहुत सारे शुगर्स के यूनिट मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ये फॉर एग्जाम्पल आप इसको ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये शुगर्स हैं और इनका बहुत अमल दखल है हमारी जिंदगी में। स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहते हैं कि ग्लूकोज 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 हमारी बॉडी में जरूरी होता है जिससे हम एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं, यह आपने पढ़ा हुआ है। अब वो जो ग्लूकोज है वो एक शुगर का यूनिट है और वो मिलकर बना होता है मोनोसैकेराइड, उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं क्योंकि वो सिंगल शुगर यूनिट है, उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि ग्लूकोज का बहुत अमल दखल है सांस लेने में या एनर्जी की प्रोडक्शन में। जो एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही होती है वो ग्लूकोज और इस तरह जो मजीद हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं इनसे बन रही होती है। फिलहाल ग्लूकोज की बात कर रही है तो ज्यादातर जो एनर्जी बनाई जाती है वो ग्लूकोज से ही बनाई जा रही होती है। और हमारी बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। और कार्बोहाइड्रेट्स की ये कह सकते हैं कि एक टाइप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ये एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड ये एक फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलकर बन रहे हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स जब मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं या एक जो लिंक आपस में बनाते हैं, ये जो आपस में राब्ता बनाते हैं जिसके जरिए वो आपस में कंबाइन होते हैं उसको हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं, या इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको समझना है। आगे जब आप इंशाल्लाह आगे मजीद ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर आपका बहुत इनसे वास्ता पड़ेगा, तो काइंडली इनको अभी से अपने जहन में लाजमी बिठा लें। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट जो है वो मोनोसैकेराइड है जो कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं, और जो लिंकेज इनके दरमियान पाया जाता है उस लिंकेज का नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या ग्लाइकोसिड लिंकेज है। सो स्टूडेंट्स क्या है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, जो दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल से मुराद होती है बड़ा मॉलिक्यूल। प्रोटीन दूसरा क्या है, बायोमोलिक्यूल है, या ये भी कह सकते हैं ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स की टाइप भी कह रहे हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स की एक अनदर टाइप है जिसका नाम प्रोटीन्स है। अब स्टूडेंट्स प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा सा अगर इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये जो हमारे नाखून होते हैं ये नाखून में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम कैरेटिन है। कैरेटिन प्रोटीन हमारे नाखून को बालों में इस तरह प्रेजेंट होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, वो भी एक प्रोटीन है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि प्रोटीन हमारी इस तरह हमारी बॉडी में मौजूद है।
अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन है, ये जो बायो मॉलिक्यूल है प्रोटीन, ये किससे मिलकर बनता है? इसका जो बेसिक यूनिट है या इसकी जो बुनियादी इकाई है जो इसको बना रही है वो अमाइनो एसिड है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने वाले मोनोसेकेराइड में थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन्स को बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, यानी इनके दरमियान जो लिंकेज होता है उसका नाम पेप्टाइड लिंकेज है। स्टूडेंट्स, तीसरी कैटेगरी, तीसरी जो टाइप हमारी बुक में मौजूद है, जिससे जो बायोमोलिक्यूल्स की तीसरी टाइप है जिसका नाम लिपिड्स है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लिपिड्स है ये भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अगर कैमल की बात की जाए, फॉर एग्जांपल ऊंट की, तो जो ऊंट होता है उसका हम्प, यानी वो जो आपने देखा होगा कि ऊंट की गर्दन के पीछे उसके ऊपर उखड़ा हुआ एक हिस्सा होता है, यानी ऊपर हुआ एक हिस्सा होता है। अब वो जो ऊपर वो हिस्सा होता है उसके अंदर भी लिपिड्स प्रेजेंट होता है, और जब उसको जरूरत होती है पानी की तो वो रिएक्शन करके उससे एनर्जी भी बनाई जाती है और उसको वाटर भी वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी फैट, बहुत लिपिड जो है वो बहुत सारी जगह पर मौजूद है। हमारी स्किन में भी एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, ये भी एक किस्म के जो एडिपोज टिश्यू है ये लिपिड को स्टोर करते हैं। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो लिपिड को स्टोर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यानी हमारी बॉडी में भी लिपिड्स का बहुत अमल दखल है। अब स्टूडेंट्स, लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स की तीन कैटेगरी बताई हुई है, यानी तीन टाइप मजीद बताई हुई है जो कि लिपिड्स की है। यानी लिपिड्स इन फॉर्म में पाए जाते हैं, फैट्स ऑयल फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, टर्पिनॉइड्स की फॉर्म में लिपिड्स पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी बात करूं, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमारी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में बड़ा इनका अमल दखल है। इसी तरह फैट्स एंड ऑयल, हर चीज का हमारी बॉडी में तकरीबन अमल दखल है, बहुत ज्यादा। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं, अगर फैट्स एंड ऑयल्स की बात की जाए तो इनके दरमियान जो लिंकेज या इनका जो यूनिट है जो फैट्स और ऑयल्स को बनाता है, ये एक टाइप है, ये कह सकते हैं एक फॉर्म है लिपिड्स की, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स को जो बनाने वाला यूनिट है उसका नाम ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड है। जब ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड कंबाइन होते हैं तो फैट्स और ऑयल्स की फॉर्मेशन होती है। इसी के साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स की बात की जाए तो ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट और कोलिन, ये चार जो कंपाउंड कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। टर्पिनॉइड्स ये भी एक लिपिड्स की फॉर्म है। इसको बनाने वाले आइसोप्रीनॉइड्स इसके यूनिट है जो टर्पिनॉइड्स को बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, फैट और ऑयल्स के दरमियान जो लिंकेज मौजूद होता है, जो ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स मतलब कंबाइन होके, जब आपस में कंबाइन होके लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वो जिस बॉन्ड के जरिए करते हैं उसका नाम एस्टर लिंकेज है। फॉस्फोलिपिड्स जिस बॉन्ड के जरिए आपस में इंटरेक्शन या आपस में जुड़ते हैं उसका नाम एस्टर एंड सीसी यानी कार्बन कार्बन लिंकेज या एस्टर लिंकेज है। टर्पिनॉइड्स के दरमियान जो लिंकेज मौजूद होता है, यानी आइसोप्रीनॉइड जो मिलकर बना रहे हैं टर्पिनॉइड्स को, उनके दरमियान कार्बन कार्बन लिंकेज मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद था और उनका यूनिट मोनोसेकेराइड था। प्रोटीन्स में हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद थे जो उनके यूनिट्स थे और पेप्टाइड लिंकेज मौजूद था। लिपिड्स में बात की कि लिपिड्स में जो हमारे पास मजीद टाइप यानी उनकी फॉर्म्स मौजूद है। ऑयल्स और फैट में हमारे पास एस्टर लिंकेज मौजूद है। फॉस्फोलिपिड्स में एस्टर प्लस कार्बन कार्बन लिंकेज मौजूद है। टर्पिनॉइड्स में हमारे पास कार्बन कार्बन लिंकेज मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड भी एक बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये डीएनए और आरएनए, ये इसकी दो टाइप्स हैं, ये इन दो फॉर्मों में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है, आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आगे जाके इंशाल्लाह इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको इनका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूं अभी आप इसी को नोट डाउन कर लें या इसी को अपने जहन में बिठा लें। स्टूडेंट्स, आरएनए यानी जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है, इनके दरमियान फॉस्फो ईस्टर लिंकेज इनके दरमियान भी प्रेजेंट होता है और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान भी फॉस्फो ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है।
अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यानी पांचवी जो टाइप या पांचवी जो ब्रॉड कैटेगरी है जो बायोमोलिक्यूल्स की, उनका नाम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये स्टूडेंट्स जब दो या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉन्जुगेटेड यानी दो या दो से ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स या इस तरह मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स यानी जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया दो या दो से ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। यानी इनके जो बेसिक यूनिट है वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट होती है, फॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट्स इनके दरमियान डिफरेंट लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल्स पे या उस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल पे जो बना है, किन किन चीजों से वो बन रहा है उस पे ये डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स इस पूरे पैराग्राफ में टोटली ये बात की गई है कि हमारे जो हम है यानी जो साइंसदान है वो अगर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर की चीजों को जानना यानी जो सेल है उनके अंदर की चीजों को जानना चाहे कि बायोमोलिक्यूल्स की कितनी कितनी चीजें प्रेजेंट है, सो स्टूडेंट इसको जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कुछ परसेंटेज की फॉर्म में यानी हम उनको डिजिट की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। जो साइंसदान होते हैं वो उनको क्या करते हैं, वो साइंसदान इनको यानी परसेंटेज की फॉर्म में बता देते हैं कि इतनी इतनी चीजें इस चीज में प्रेजेंट हो सकती हैं। अब स्टूडेंट्स दो जो सेल्स हमारे पास बताए हुए हैं कि उनमें जो बायोमोलिक्यूल्स है उनकी कितनी कितनी तादाद मौजूद होती है। हमने ये तो जान लिया कि 5 फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड और लास्ट जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये हमारे पास सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब ये कितनी कितनी तादाद में प्रेजेंट है ये हमने जानना है। स्टूडेंट्स बैक्टीरियल सेल एक ले लिया है यानी जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकते हैं कि उनमें कितनी कितनी तादाद मौजूद हो सकती है। और मेमेलियन सेल यानी एक सेल ले लिया है ऑर्गेनिक किसी बड़े जानदार का, या कह सकते हैं कि ये जो बड़े ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये जिस तरह इंसान हो गए या इस तरह इनके अंदर जो है इनके अंदर सेल में कितनी बायोमोलिक्यूल्स की कितनी तादाद प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स इस वाली लिस्ट में मॉलिक्यूल्स बताए हुए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल की कितनी तादाद प्रेजेंट है, दूसरे में बैक्टीरियल सेल और तीसरे में मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल मैंने अभी आपको बता दिया यानी बड़े किसी जानदार का सेल जिससे हम सारे जानदारों का मालूम कर सकते हैं कि उनमें कितनी, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है यानी वो सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होते हैं। और जबकि एक ऐसा सेल ले लिया गया है कि जिसको कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी जिसमें, या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं जिसके बाद प्रॉपर न्यूक्लियस वगैरह मौजूद नहीं होता। अब स्टूडेंट्स वाटर यानी जो पानी है उसकी तादाद कितनी मौजूद होती है हमारे सेल में या ऑर्गेनिज्म के सेल में। तकरीबन अगर बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोट सेल की बात की जाए तो उसमें 70% पानी मौजूद होता है, 70 से लेकर 90% इस तरह पानी मौजूद होता है। स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज है ये चेंज होती रहती है। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारी बुक में 70 है तो आपने हो सकता है कहीं और पढ़े आप तो वहां पर 80 हो, 85 हो, 90 हो, तो ये चेंज होती रहती है। ये एक फिक्स नहीं की हुई, मैंने अभी आपको बताया कि मुश्किल होती है थोड़ा डिनोट करना जानना, तो इस वजह से थोड़ा करीब करीब जो एक गैस होता है वो लगाकर इसके बारे में बता दिया जाता है। तकरीबन वाटर की तादाद बैक्टीरियल सेल में 70% होती है और एक ह्यूमन के सेल में या किसी जानदार के सेल में 70% वाटर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स वाटर के बाद दूसरा जो कंपाउंड ज्यादा तादाद में मौजूद होता है या बायोमोलिक्यूल जो ज्यादा तादाद में मौजूद होता है उसका नाम प्रोटीन है। प्रोटीन 15% बैक्टीरियल सेल में और 18% एक ह्यूमन सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में या प्रोकैरियोट के यूकैरियोट के सेल में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद 3%, 4% एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। लिपिड्स की तादाद 2% प्रोकैरियोट में, 3% यूकैरियोट में। डीएनए की तादाद 1% बैक्टीरिया में और बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में 0.25। आरएनए की तादाद 6% जो बैक्टीरियल सेल में और 1.10 जो है वो हमारे पास मेमेलियन सेल में। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं यानी बायो मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास ब्रॉड कैटेगरीज हैं यानी बड़ी कैटेगरीज हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो मजीद जो कैटेगरीज हैं जो ज्यादा छोटे भी नहीं है ज्यादा बड़े भी नहीं है उनको हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं जिनमें वाइटामिन आ जाते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि ये वाइटामिन आप एग्जांपल ले सकते हैं या हार्मोन्स एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। 2% बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है और 2% दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं।
इनऑर्गेनिक आयन से मुराद है क्लोरीन के आयन या क्लोराइड आयन या पोटेशियम के आयन या इसी तरह हमारे पास पोटेशियम के होते हैं, सोडियम के आयन। ये जो आयन्स हैं इनकी तादाद 1% बैक्टीरियल सेल में और 1% ह्यूमन के सेल में प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स सेल में उनका क्या किरदार है, मतलब वो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो सेल में कितनी कितनी परसेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, उनके नाम क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, उनका यूनिट क्या है, यानी किससे वो मिलकर बन रहे हैं, उनके दरमियान कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो बायोमोलिक्यूल्स का जो प्रोसेस है जिसके जरिए ये जोड़ रहे होते हैं, यानी अगर जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमने पढ़ा कि मोनोसैकराइड मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, तो ये जब मोनोसैकराइड किस तरह आपस में कंबाइन होते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये आपस में कंबाइन होते हैं, किस चीज की रिलीज होती है, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।